हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। देखिए, बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। खास करके जो जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, इवन जितने भी बैंक्स हैं, उन सबको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और वो पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव हमको जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए कौन कौन से शेयर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए, कौन से शेयर्स है जिसमें बढ़िया मौका आएगा खरीदारी करने का। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो वीडियो को शुरू करें, तो सबसे पहला ये जो आर्टिकल है, आज आरबीआई के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, एक मीटिंग की गई थी और आरबीआई ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। आरबीआई एक्सटेंडेड ईएमआई मेमोरेटोरियम फॉर अनदर 3 मंथ्स। तो देखिए, यहाँ पर यह है कि जिन जिन लोगों ने बैंक से पैसा लिया है, जिन जिन लोगों की ईएमआई चल रही है, उनको और 3 महीने तक ईएमआई अगर वो लोग नहीं पे करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। देखिए, इससे पहले आरबीआई ने मार्च, अप्रैल और मई महीने की जो ईएमआई जिनकी थी उनको छूट दी थी कि भैया अगर आप ईएमआई नहीं पे करेंगे तो कोई बात नहीं है, आप बाद में पे कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर पे नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको राहत मिल रही है, आपको बाद में पे तो करना ही है, लेकिन अभी के लिए आपको पे नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेटली कोविड-19 के चलते लोगों की सैलरियां ही नहीं आ रही है, पूरी पूरी लोगों का बिजनेस बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे में लोग ईएमआई का पैसा कैसे पे कर पाएंगे। तो पहले छूट दी गई थी 3 महीने के लिए, मार्च से लेकर मई तक। अब और छूट मिली है 31 अगस्त तक, कि भैया 31 अगस्त 2020 तक अब आप पे नहीं करेंगे और 3 महीना इसको एक्सटेंड किया गया है कि तो कुल मिलाकर टोटल 6 महीना हो गया है। तो देखिए, पहले भी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर दबाव बना था, क्योंकि 3 महीने की ईएमआई अगर हम बात करें तो आ नहीं रही थी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिन जिन लोगों की ईएमआई चल रही है, ठीक है, जो लोग पे नहीं कर सकते वो तो पे नहीं करेंगे, कर रहे, लेकिन जो लोग पे कर सकते हैं वो लोग भी ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भैया जब छूट मिल ही रही है तो क्यों ना उसका फायदा उठा लिया जाए। लोग यही करते हैं और लोग यही करेंगे आने वाले दिनों में भी। लोगों के पास पैसा होगा भी तो भी लोग ईएमआई पे नहीं करेंगे 3 महीने के लिए, क्योंकि भैया छूट तो मिल ही रही है ना, बेटर है कि वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया जाए। तो वो सारी चीजें बड़े जो बिजनेसमैन है वो भी करेंगे और छोटे जो व्यापारी है वो भी करेंगे। तो वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। जहां पर देखिए, the extension of the 3 months on repayment of term loan by the borrower means that they would not have to pay loan EMI installments during this period। तो देखिए, इन 3 महीने में उनको अपनी जो EMI है उसको पे नहीं करना है, बाद में पे करने हैं। The extension will provide relief to many individuals, especially the self-employed, as they would have found it difficult to service their loans such as car loans, home loan, etc. due to the लॉस ऑफ इनकम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो देखिए, डेफिनेटली जो लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं या कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, उनकी कार लोन होती है, होम लोन होती है, वो कैसे चुका पाएंगे जब तक वो लोग अपना बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। लॉकडाउन से उनका बिजनेस ही अगर बंद होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। मिसिंग एन ईएमआई पेमेंट वुड मीन रिस्किंग एडवर्स एक्शन बाय बैंक दैट वुड एडवाइजरली इम्पैक्ट वंस क्रेडिट स्कोर। तो देखिए, यहाँ पर यह है कि अब यही होगा आने वाले दिनों में कि बैंक आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा बैंक के ऊपर। क्योंकि आप खुद सोचिए कि बैंक ने तो पैसा बांट दिए इन लोगों को, ठीक है, अब बैंक के पास 3 महीने तक पैसा ही नहीं आएगा तो बैंक सरवाइव कैसे करेगी। और अगर बैंक सरवाइव नहीं करेगी और ये पैसा जो है वो कहीं ना कहीं एनपीएस में जा सकता है, कि किसी और तरीके से भी जा सकता है यहाँ पर, और 3 महीने बाद भी, ठीक है, वापस आएगा कि नहीं वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर जरूर है। तो बैंक के ऊपर काफी बड़ा रिस्क यहाँ पर जरूर है, खास करके छोटे बैंक्स के ऊपर। देखिए, छोटे जो बैंक होते हैं, स्मॉल कैप बैंक हो गए, मिड कैप बैंक हो गए, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पर, क्योंकि वो बैंक बर्बाद तक हो सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में मेरा पहले से एक ही आपको मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि बड़े बैंक्स पर ही दाव खेलो, क्योंकि भैया उनके पास पैसा होता है, ठीक है, वो लोग सरवाइव कर जाएंगे, वो 3 या 6 महीने तक भी वो लोग सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जो छोटे बैंक है ना, उनका सरवाइव करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। तो कुछ 4 बैंक है जिनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहला जो बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक।
अगेन बैंकिंग सेक्टर का बादशाह माना जाता है ये शेयर। 2 करोड़ तक का आज हमें इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल चुका है। 830 835 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा, एक बहुत बड़े लेवल से गिर कर नीचे आया। 1000 रुपए तक का हाई बनाया था, वापस गिरा है ये शेयर। एक साल की बात करें तो भैया 1300 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया था, 765 रुपए तक भी पहुंचा, बाद में बाउंस करके 1000 पर गया, अब वापस से 800 रुपए तक पहुंच गया है ये शेयर। तो गिरावट आई है, जरूर शेयर बाउंस बैक करेगा। आप देखिए टेक्निकल रेटिंग भी उनकी कुछ खास अच्छी नहीं, क्योंकि जरूर आरबीआई का ये जो फैसला है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए उतना सही तो नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में काफी टफ रहेगा बैंक को, हर बैंक के लिए। पी की बात करें तो 17.52 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 20.13 है, बुक वैल्यू 320 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.62 है, ईपीएस 47 के आसपास है और डिलीवरीज 44 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 60% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 7% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। नतीजे आप यहाँ पर देख लीजिए भैया, हर क्वार्टर में पैसा कमाया है। आप देखिए मार्च क्वार्टर में 7,300 करोड़ का मुनाफा, दिसंबर में 7,650 करोड़, सितंबर में 6,650 करोड़, जून में 5,690 करोड़, मार्च में 6,300 करोड़। तो हर क्वार्टर में भैया बढ़िया मुनाफा कमा रहा है ये बैंक, और बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है ये। पैसा और लिक्विडिटी काफी बढ़िया है इनके पास। तो अगर इस जो क्राइसिस है उससे अगर सरवाइव करने का कोई दमखम रखता है कोई बैंक, तो एचडीएफसी बैंक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई बैंकिंग शराब रखना चाहो तो सबसे पहली जगह आपको एचडीएफसी बैंक को ही देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा जो बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक, 290 के लेवल पर ये शेयर पहुंच चुका है और 8 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल गया है। आप देखिए टेक्निकल रेटिंग इसकी भी अच्छी नहीं, क्योंकि रीजन सेम ही है कि आरबीआई का जो डिसीजन आया है उसका इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पी की बात करें तो 23.76 का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 20 के आसपास है, बुक वैल्यू 162 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.79 है, ईपीएस 12.25 के आसपास है और डिलीवरीज 27-28 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 22% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि इस बैंक ने भी हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा किया है। मार्च में 1,613 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 5,000 करोड़, सितंबर में 1,500 करोड़, जून में 3,000 करोड़, मार्च में 1,500 करोड़। तो हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा आईसीआईसीआई बैंक ने भी कमाया है और ये भी एक बहुत बड़ा बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है, ये भी सरवाइव करने का दमखम जरूर रखता है। और अगर उसके बाद कोई बैंक की मैं बात करूं तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई कोई बैंक पे अगर मैं भरोसा कर सकता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मैं ना बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना पैसा लगाऊंगा, ना पीएनबी में लगाऊंगा, ना ही किसी XYZ सरकारी बैंक में पैसा लगाऊंगा। अगर मुझे पैसा लगाना होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाऊंगा, क्योंकि देखो सबसे बड़ा बैंक है और सरकार इस बैंक को तो डूबने नहीं दे सकती। ये वो बैंक है जो बाकी डूबती हुई बैंकों को बचाने में खुद के हाथ चलाता है, लेकिन सरकार बाद में इसमें पैसा डाल ही देती है। यहाँ पर देखिए तकरीबन तकरीबन 8 साढ़े 8 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी कुछ खास सही नहीं है, पी बहुत कम है, 11.46 है, जबकि इंडस्ट्री पी 86 है, बुक वैल्यू 210 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.69 है। यहाँ पर बात करें तो 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 21% लोग बेचने की और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। इनके भी प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो काफी बड़े प्रॉफिट्स हैं। दिसंबर में 6,800 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 3,645 करोड़, जून में 3,380 करोड़, मार्च में 1,500 करोड़, दिसंबर में 4,800 करोड़। तो ये बैंक ने भी हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा कमा कर दिया हुआ है। तो 3 दमदार बैंक है, अगर आपको पोर्टफोलियो में शामिल करने हो तो सबसे पहले एचडीएफसी होना चाहिए, फिर आईसीआईसीआई बैंक होना चाहिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी ले सकते हो। और चौथा जो है वो है एक्सिस बैंक, 336 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, इसकी भी तकरीबन 5 करोड़ जितनी वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, पी काफी हाई है, 58.40 है, इंडस्ट्री पी 20 के आसपास है, बुक वैल्यू 236 है, प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 1.43 है, 20 के आसपास की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। इनका भी अगर हम प्रॉफिट देखने जाए तो आप देख सकते हैं कि मार्च में 1,250 करोड़ का इनको लॉस हो चुका है, दिसंबर में 1,885 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 18 करोड़ का लॉस था, जून में 1,260 करोड़ का प्रॉफिट
और मार्च में 1675 करोड़ का प्रॉफिट। तो मार्च क्वार्टर की बात करूँ तो जो मार्च 2020 का जो नतीजा है वो उतने अच्छे नहीं है इनके लिए, लेकिन फिर भी बड़ा बैंक है। लेकिन फिर भी मैं एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की सलाह मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं 3 बैंक आपको सजेस्ट करूंगा, HDFC, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर खरीदा है और लॉस में हो तो बने रहो, पैनिक करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप में पेशेंस होना चाहिए कि आप कम से कम 1-1.5 साल तक तो इसमें निवेशित रहेंगे ही रहेंगे। दूसरी बात, खरीदारी करना फ्रेश बाइंग जरूर आप कर सकते हो, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिए। यहाँ पर मैं हमेशा हर वीडियो में एक ही चीज कहता हूँ कि भैया एक साथ खरीदने की गलती मत करो, फंस जाओगे यहाँ पर आप लोग। अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप SIP मोड में करो, छोटी क्वांटिटी पहले खरीदो, गिरावट आ रही है तो थोड़ी और क्वांटिटी खरीद लो। उस तरीके से आप बाइंग करोगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदे जाओगे तो याद रखो फंस के रह जाओगे। ये 3 शेयर से नजर रख सकते हो आप यहाँ से, और जरूर लॉन्ग टर्म में ये इस प्राइस से तो कम से कम 20-30-40% ज्यादा ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको 1-1.5 साल के बाद। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन तीनों बैंक के बारे में, HDFC बैंक, ICICI, SBI, एक्सिस बैंक, इसके अलावा बाकी जितने भी बैंक हैं उन सारी बैंक के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और RBI का ये जो डिसीजन है वो कैसा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हो, वो भी अगर आप चाहे तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू।